हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इवन हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के प्रोवाइड करते हैं। और यदि हिंदी मीडियम कोर्सेज की मैं बात करूँ तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के आप सभी को हिंदी मीडियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है, हिंदी मीडियम जिसका सब्जेक्ट है, मतलब जिसका मीडियम हिंदी है, वो भी हमारे यहाँ से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकता है, राइट। और यहाँ पर हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं। तो यदि आप लोगों को अवेल करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस लिंक की हेल्प से। तो बस जाकर आप एक बार विजिट कर लेना और एक बार चेक कर लेना, ओके। और क्या करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि यही एक मात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी कंटेंट हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। आप जिस भी क्लास के हो, आपको अपनी क्लास के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के अंदर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और टॉपिक वाइज हम आपको काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी हर एक टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं अपने अकाउंट्स में। और हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इतना शानदार आपके लिए मौका है, घर बैठे बैठे आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। अपना पूरा सिलेबस आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने सारे कोर्सेज यहाँ से देख सकते हो। जिस भी क्लास के हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो आप, सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बस सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सो दैट अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आइए आज की क्लास को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हमारा 12th अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस पूरे चैप्टर में हमने यही सीख रहे हैं कि कैसे जब एक पार्टनरशिप फर्म या एक बिजनेस डिसॉल्व होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जब डिसॉल्व होता है तो हम कैसे क्या चीज़ें करते हैं। अभी बहुत कुछ सीखना इस चैप्टर में बाकी है। फिलहाल हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट या जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जर्नल एंट्री नहीं आएगी आगे के क्वेश्चंस कैसे करोगे, क्योंकि आजकल जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 2 नंबर में, 3 नंबर में, है ना। मतलब 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वगैरह काफ़ी पहले ही पढ़ लिए थे इसके बारे में। अब हमारी एक्सरसाइज की सीरीज चल रही है, जिसका आज आखिरी पार्ट रहेगा, ठीक है। आज एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 10 और 11 रहेंगे, आज इसको सॉल्व करके फिर इसको ओवर करेंगे। उसके बाद फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इवन इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। पूरा फॉर्मेट सब बता चुकी हूँ, जर्नल एंट्रीज भी बता दिए। तो फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज वाले। अब इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना फाइनली सीखेंगे, पर अगले क्लास में, अभी नहीं। अभी कुछ और जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपके अंदर के जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, वो सब क्लियर हो जाए, राइट। कोई भी डाउट कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज वाले। तो आइए आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 से हम लोग शुरू करेंगे और 11 तक आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 11 2 क्वेश्चंस आज हम लोग को करना है, फिर टोटल अपने 11 क्वेश्चंस हो जाएंगे रियलाइजेशन के जर्नल एंट्री पे बेसिस वाले। मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम जो जर्नल एंट्रीज करते हैं वो क्वेश्चंस फिर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो फिर शुरू करें। लाइक शेयर कर दिया सभी ने? जिसने नहीं किया अभी तक जल्दी से कर दो, फटाफट से लाइक शेयर करो। फिर शुरुआत करेंगे क्लास की क्वेश्चन 10 से। कॉपीज अपनी बिल्कुल रेडी रखिएगा टेबल पर, पेन बिल्कुल अपने हाथों में इस तरीके से रेडी रखिए, क्योंकि हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे।
राइट लगा दो फिर क्वेश्चन 10 स्क्रीन पर। ओके चलो तो आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन 10 ये है आपके स्क्रीन पे, इसे सॉल्व करना है। इसके आगे और भी है क्या? नहीं है। यहाँ तक का आपका सी से और डी, मतलब डी तक के आपके पॉइंट्स हैं इस पूरे क्वेश्चन में। पहले रीड करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, फिर साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। राइट सब लोग कर रहे हो ना? मेरे साथ में सॉल्व करना, मेरे साथ में सॉल्व करते चलना, तभी सारी चीजें क्लियर हो गया, अदरवाइज डाउट में हो जाओगे, फिर बोलोगे यार ये कैसे आया वो कैसे आया। राइट तो साथ में करोगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो चलो क्वेश्चन 10, अब देखो क्वेश्चन 9 तक प्रीवियस क्लासेस में करवा दी है मैंने, तो यदि फिर से यदि नहीं देखा है तो भैया पहले वो देखना, क्योंकि सब कुछ मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ आपको। चलो तो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स शिव एंड मोहन। ये दो पार्टनर्स हैं जो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको इनकी एंट्री करनी है। तो हम शुरू करें। ओके आ जाओ फिर क्वेश्चन 10 का जो ए स्टेटमेंट है या जो ए है क्या कह रहा है देखो, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर ऑफ 15,500। तो भैया एक लाइबिलिटी थी आपकी, है ना, एक लाइबिलिटी थी, फर्म के पास एक बिल था जो इसकी मैच्योरिटी अभी नहीं आई है ना, जिसकी अभी मैच्योरिटी नहीं है, मतलब उस पर अभी पैसा नहीं देना है। ठीक है, अभी वो है बस एक बिल के फॉर्म में, अभी उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया। जब वो टाइम आ जाता है, डेट आ जाती है मैच्योरिटी की, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं। राइट लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। Now, an acceptor of one bill of 2500 become insolvent. तो अब जो वो बिल का एक एक्सेप्टर था जिसका कितने का बिल था, 2500 का वो बिल था, वो भैया इंसॉल्वेंट हो गया है। अब भैया लो, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बिल मतलब जिसमें आपका अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि 1200 का या जितना भी अमाउंट है, वो एक टाइम बाद आपको वो वापस मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। मतलब बिल में आपका लिखा है, फॉर एग्जांपल आपका एक बिल है, उस पर लिखा है कि मतलब बिल पे सिर्फ 2500 नहीं होता है, सारी चीजें रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद उस पर आपका अमाउंट लिखा होता है 2500। ये बिल है, एक टाइम बाद, जैसे कि मैच्योरिटी पीरियड यदि 3 महीने है तो 3 महीने बाद आपको उस बिल के बेसिस पे पैसा सामने वाली पार्टी देगी। राइट तो अब आपके पास भी एक बिल है जो 2500 का वो बिल है, 2500 उस पर आपको मिलने हैं, पर जिस पार्टी से मिलने हैं भाई वो हो गई इंसॉल्वेंट, वो हो गई इंसॉल्वेंट, और 50 पैसा इन अ रूपी वॉज रिसीव्ड, और आखिर में उस पर सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में 50 पैसे मिले, मतलब पूरे अमाउंट के सिर्फ 50% हमको मिले। ठीक है, पूरे अमाउंट के सिर्फ 50%। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म on account of his bill discounted and dishonored has not so far been recorded। आपने इसको भी नहीं रिकॉर्ड किया था, तो हम दोनों चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जो आपका पहले एक बिल था इसकी एंट्री कर लें, पहली एंट्री जो बिल की है इसकी होगी, दूसरी एंट्री जो आपको इस पे 50 पैसे रिसीव हुए, मतलब टोटल जो आपको इस पूरे अमाउंट पे 50% जो रिसीव हुआ है, एक एंट्री हम उसकी कर लेंगे। समझ गए? क्लियर है लाइन? तो पहली एंट्री का की होगी 2500 की जो पहली एंट्री होगी। अब इसमें हुआ क्या है, आपका ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब आपका वो पैसा गया, नहीं मिलेगा। राइट तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, क्योंकि एक तरीके से आपके लिए ये एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया ना भाई, ये लॉस हो गया, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखेंगे। और ये जो है ये पूरा बैंक से हो रहा है, तो हम इसकी एंट्रीज, इसकी जो एंट्री है वो किस तरीके से करेंगे, इसकी एंट्री नंबर ए, इसकी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी, पहली बात तो ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि ये लॉस है, तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है, 2500 है। क्लियर? अब अच्छा ये इसकी एक पहली एंट्री है आई वाली, मतलब 1। अब इसकी एक दूसरी एंट्री होगी जो आपको इस पे रिसीव कितना हुआ है, 1 रुपए पे 50 पैसे, इसका मतलब 50%, यदि देखें 100% में टोटल 50%, तो 2500 का सिर्फ 50%, 50%, तो इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा आपका 1250, है ना। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में सिर्फ और सिर्फ कितने मिले हैं, 1250 ही मिले हैं। मिले कैसे, बैंक से मिले होंगे। ठीक है, और जब भी आपको कुछ रिसीव हुआ है, एक तरीके से पैसा आपको मिला, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर आप लिखते हो। राइट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी,
बैंक से ये पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? और कितना, 1250। समझ गए, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आओ बी नंबर। बी है देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर 75,000। अगेन कुछ आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ये होता है कि जिस लायबिलिटी के होने या ना होने की जो चांसेस हैं वो बराबर बराबर है, कि मतलब ये लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई फिक्स नहीं है कि मतलब डेफिनेटली ये लायबिलिटी रहेगी ही रहेगी या नहीं रहेगी। अब जैसे कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा रखते हैं वो क्यों रखते हैं, कि कल को वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई क्लेम आएगा तो हम पैसा देंगे रिजर्व में से उठा करके, वो क्लेम पूरा करेंगे। तो वो जो क्लेम है वो एक क्या है, वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो क्लेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है कि यार किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब भाई किसी का एक्सीडेंट का होना नहीं होना आप एग्जैक्ट थोड़ी बता पाओगे कि यार नहीं इस बार तो किसी का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, या नहीं इस बार तो होके ही रहेगा एक्सीडेंट, ऐसा नहीं होता ना। ये आपकी जो लायबिलिटी है कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी, 50-50% चांसेस है, होने के भी 50% चांस है, ना होने के भी 50% चांस है। तो ये जो इस टाइप की लायबिलिटी होती है ना कि यार हो सकता है हमको पैसा देना भी पड़े ना भी देना पड़े, ऑब्लिगेशन आए ना भी आए, तो दोनों बातें रहती हैं अपनी यहाँ पर, राइट। तो वही है, आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी है आपकी, है ना। तो आपने क्या किया है बेसिकली, देयर वाज अ एक ऐसी लायबिलिटी है जो होनी भी थी नहीं भी, मतलब 50-50% चांस है ना, जिसके बारे में हम पहले से सोच के नहीं रखते, पहले से कोई प्लान नहीं करके रखते। तो ऐसी लायबिलिटी है, वो किसके लिए है, कुछ डैमेजेस हो गए हैं। अब देखो डैमेज, अगेन वही, कुछ डैमेज होना हम पहले से सोच के थोड़ी रखते कि यार हमारा ऐसा डैमेज हो जाएगा एकदम से। जैसे कि अब गाड़ी है, गाड़ी हम ये थोड़ी ना सोचते कि यार कल को कुछ इसमें डैमेज हो जाएगा, तो एक्सीडेंट हो जाता है कभी, मतलब स्पॉट पे आके कोई चीज हो जाती है, थोड़ा डैमेज हो गया कुछ, तो वो सब चीजें हमारे सोच में नहीं होती, पहले से हम वो सब सोच के नहीं रखते, ठीक है। तो वही है जो डैमेजेस हुए हैं 75,000 के, सच लायबिलिटी वाज सेटल्ड एट 50,000। तो वो डैमेजेस की वो जो लायबिलिटी है वो आपकी 75,000 की थी वो लायबिलिटी, पर आप उसको 50,000 में सेटल कर रहे हो, है ना, एंड पेड बाय द पार्टनर। और वो भी कौन पे कर रहा है, फर्म नहीं पे कर रही, जो एक पार्टनर है शिव, ये पे कर रहा है। तो मतलब एक्सपेंस है, ये एक लायबिलिटी है, एक एक्सपेंस है फर्म का। तो ये कहाँ जाता है, आप सभी को पता है, जब भी कोई एक्सपेंस होता है, जब भी कोई एक्सपेंस है जिसको रियलाइज कर रहे हो या कोई लायबिलिटी है जिसको रियलाइज कर रहे हो, कहाँ जाती है आपकी। और दूसरी बात, ये जो पार्टनर पे कर रहा है, फर्म भी नहीं पे कर रही फर्म ही नहीं पे कर रही है, बल्कि एक पार्टनर पे कर रहा है। तो जब भी कोई लायबिलिटी रहती है हमेशा आपकी डेबिट साइड पर रियलाइज करी जाती है, बिल्कुल, है ना। रिकॉर्ड आप क्रेडिट में करते हैं, और जब उसको पे करते हैं, मतलब लायबिलिटी को पे करते हैं, तो डेबिट साइड पर पे करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट लिखते हैं क्योंकि लायबिलिटी को जब भी पे किया जाता है रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे करते हैं, और शिव जिस पार्टनर ने किया है उसको क्रेडिट करेंगे, राइट। तो देखो नंबर बी नंबर बी एंट्री हमारी कैसी हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट। और कितने में हुआ है सेटलमेंट, है तो वो 75 की, लेकिन 50,000 में सेटलमेंट हो गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, राइट। कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ गया सभी को। चलो ये हो गया बी। अब सी पर आओ। फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय which was a contingent liability not accepted by the firm। ठीक है, फर्म ने ऐसा सोचा नहीं था, ये नॉट एक्सेप्टेड नहीं, नॉट एक्सपेक्टेड होगा, है ना। फर्म ने ऐसा सोचा नहीं था, नॉट एक्सपेक्टेड होगा ये, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड बाय द फर्म। फर्म ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो आपकी 10,000 की जो अब लाइबिलिटी आई है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक एम्प्लॉय है जो इंजर हो गया है ना, अब उसकी इंजरी हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, ये सोचा समझा थोड़ी ना था, अभी तो एकदम से हो गया, लेकिन अब जो भी हो इस पे क्लेम तो देना पड़ेगा, है ना। तो फर्म
will have to pay 10,000 as compensation to an injured employee which was a contingent liability not expected by the firm. फर्म ने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी बट फिर भी हो गई है, अब अगेन लाइबिलिटी है, पे तो करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड करेंगे और पे कौन कर रहा है, फर्म ही पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 10,000 वो पे कर रहा है, तो क्रेडिट क्या करेंगे, खुद फर्म दे रहा है तो उसका बैंक कम हो रहा होगा, बैंक से दे रहा होगा वो, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक से वो पे कर रही है, फर्म जो है वो बैंक से पे कर रहा है, कितने, 10,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया सभी को, राइट। ये जो लाइबिलिटी थी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, सोची नहीं थी, पर भैया फिर भी हो गई, अब क्या कर सकते हैं, पे तो करना पड़ेगा। चलो अब ये हो गया अपना सी। अब आ जाओ डी पे। डी है 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म. It was settled at 70% by a compromise between the customer and the firm. मतलब भैया क्या है, 5,000 कुछ डैमेजेस हैं जो कस्टमर ने बोले हैं भैया फर्म से कि यार कुछ डैमेजेस हैं, फर्म को बोला है कि इसके लिए पे करे, कितने पे करे, 5,000। तो भाई कोई कस्टमर है जो फर्म के को बोल रहा है कुछ डैमेजेस के लिए कि आप मुझे 5,000 पे करो, है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, इट वाज सेटल्ड एट, तो उसको फर्म ने 70% देके, 5,000 का 70% देके क्या कर लिया है, सेटलमेंट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कस्टमर ने जो है भैया कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, दोनों ने आपस में मिलके सहमति से क्या कर लिया है, काम को आपस में सॉल्व कर लिया है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, 5,000 तो देने थे लेकिन 70% ही दे रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं 5,000 का, यदि मैं यहाँ पे बोलूं 5,000 का 70% ही दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहा है, 3,500, बस इतना देके फर्म ने क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। तो फर्म के बैंक से तो गए ना इतने पैसे, और फर्म के लिए ये क्या था, एक एक्सपेंस था, खर्चा था, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, राइट। और बैंक से आपने पे किया, इसलिए बैंक अकाउंट को कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, राइट। तो देखो ये हो गई सी। अब इसके बाद डी एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, और कितना, सिर्फ और सिर्फ 3,500। क्लियर, समझ गए ना। चलो तो अपनी इसमें सिर्फ 4 एंट्रीज थी, पूरी हो गई हैं। समझ में आया कि नहीं आया भैया, बढ़िया तरीके से आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी फटाफट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, फटाफट सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया क्या, चलो तो फिर यदि ले लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर कर दो, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर तो भैया करना पड़ेगा, जल्दी कर दो, करना पड़ेगा भाई, मना नहीं कर सकते आप, फटाफट जल्दी से लाइक शेयर हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। कर दिया, डन, लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आइए, ये हो गया आपका क्वेश्चन 10th कंप्लीट। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है आपका, आगे और भी है क्या भैया, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 और है, इन सबको सॉल्व करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। आ जाओ। नाउ 11 क्वेश्चन बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। डिसोल्यूशन हो रहा है, कुछ केसेस दिए हैं, बड़े बड़े भैया, बहुत लंबे लंबे केसेस हैं, इनको बड़ी आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपन आराम एक एक अच्छे से समझेंगे। देखो पहले पर आओ, नंबर ए, देखो भैया, अब यहाँ पे लिखा है आपको, धर्मा अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। ठीक है भाई, देखो धर्म, हाँ धर्म या धर्मा जो भी है, ठीक है, जो धर्म है एक पार्टनर है, धर्म इज अ पार्टनर, ठीक है। इसको बोला गया है कि अब आप डिसॉल्व कर रहे हो आपकी फर्म को, तो इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि फर्म की पूरी प्रोसेस देखो, डिसोल्यूशन कैसे क्या करना है वो पूरा काम आप देखो, इसके लिए फर्म आपको 12,000 रुपए रेम्यूनरेशन दे देगी, ठीक है। एंड ही हैड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और उसको बोला कि डिसोल्यूशन के जो भी खर्चे हैं ये भी आप ही बेयर करोगे। अब क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹11,000 वर पेड बाय धर्म। अब धर्म ने 11,000 के एक्सपेंसेस को पे भी किया है, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री बेसिकली बतानी है ना। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करने वाले हैं, फर्म ने तो क्या बोला है,
फर्म ने केवल इतना बोला है कि हम आपको सबके लिए 12,000 दे देंगे, ठीक है, और जो भी एक्सपेंस है भाई वो आप ही को बियर करना है। तो हम जो एक्सपेंसेस इसने बियर करे उसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे स्टूडेंट, जो फर्म इसको 12,000 का रेम्यूनरेशन दे रही है सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री कर देंगे बस, राइट, क्योंकि इसको बोला है उसमें से आप एक्सपेंसेस वगैरह सब दे देना। तो 11,000 के एक्सपेंसेस है, हमने इसको 12,000 दे दिए रेम्यूनरेशन, राइट, हमने इसको 12,000 का रेम्यूनरेशन दे दिया। तो आपको मालूम है फर्म यदि रेम्यूनरेशन देती है तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो डेबिट आ जाएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर को आप दे रहे हो रेम्यूनरेशन उसका अकाउंट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, राइट। तो उसको बोला गया था भाई डिसोल्यूशन के एक्सपेंस आप ही करना, और जो एक्सपेंसेस है वो 11,000 के, तो भैया वो उसने पे करे होंगे, और उसके लिए हमने उसको पहले ही 12,000 दे दिए थे। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, ये 12,000 की। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कौन सा कलर लें फिर आज, कौन सा कलर लें, बहुत दिन से कौन सा कलर नहीं लिया हमने, सारे तो लेते रहते हैं, चलो ये ले लेते हैं। तो नंबर ए, देखो नंबर ए की एंट्री अब क्या हो जाएगी हमारी, रुको यार मजा नहीं आ रहा कलर में, चलो ये वाला लेते हैं। तो नंबर ए, नंबर ए, इसमें भी मजा नहीं आ रहा यार, चलो फिर यही ले लेते, कोई नहीं। तो ये क्या है, रियलाइजेशन का एक खर्चा हो गया फर्म के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, राइट। हमने उसको क्या दे दिया, रेम्यूनरेशन दे दिया, कितने का, 12,000 का, क्लियर, राइट। अब उसमें से जो भी एक्सपेंसेस है वो पे करते रहेगा, हमने उसको दे दिया, हमने उसको 12,000 दे दिया, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी रहेगा, वैसे एक्सपेंसेस दिया है 11,000 आए तो उसने उसमें से पे कर दिया होगा, 11,000 उसने पे कर दिया होगा, किसने, पार्टनर ने पे कर दिया होगा, क्लियर। चलो अब आ जाओ बी, जे अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution। अब जय एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया है कि भाई आप डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस देखो, एंड वाज अलाउ अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, और इसके लिए इसको कहा है पूरी प्रोसेस को देखने के लिए हम आपको 15,000 का रेम्यूनरेशन भी देंगे। अब जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो तैयार भी हो गया है। अब एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो आया है भैया वो 16,000 का आया है, वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। मतलब इसका क्या हो गया, उसको रेम्यूनरेशन तो 15,000 का दे दिया डिसोल्यूशन कराने के लिए, पर जो डिसोल्यूशन पे खर्चा आया भैया वो 16,000 का आया, जो किसने पे किया, एक दूसरे पार्टनर ने पे किया। करना किसको था, जय को करना था, लेकिन कर कौन रहा है, विजय, जय और विजय, ठीक है, जय और विजय, ठीक है। तो बेसिकली पे जय को करना था, तो लेकिन जय के बिहाफ में विजय पे कर रहा है, समझे। तो इस केस में हम दो एंट्री कर लें। पहली एंट्री जो फर्म ने उसको 15,000 रेम्यूनरेशन दिया है, सबसे पहली एंट्री हम इस चीज की कर लेंगे, जो कि एज इट इज सेम रहेगी जो हमने इस पहले केस में भी करी है ना। तो आ जाओ पहले इसकी एंट्री देखो, फिर मैं आपको दूसरी एंट्री भी बताऊंगी। तो बी की नंबर 1 एंट्री क्या रहेगी, सेम यही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है यहाँ पे, जय, जय को दिया है तो भैया जय कैपिटल अकाउंट, है ना। ये कहानी है किसकी, जो रेम्यूनरेशन उसको 15,000 का फर्म ने दिया है, ये उसकी कहानी हो गई। पर रियलिटी में एक्चुअल में देखा हमने कि भैया जो खर्चा आया है वो 16,000 का आया है, जिसके लिए अब हो क्या रहा है कि जो खर्चा है वो विजय ने दिया, जय ने नहीं दिया, राइट। तो अब क्या करोगे, दिया किसने, विजय ने दिया ना, विजय ने दिया, तो विजय जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो, जिसके बिहाफ में दिया उसको डेबिट कर दो, एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सीख लो, आपको क्वेश्चन में कोई सा भी एक केस उठा के दे देंगे, इन सब में से कोई सा भी, लास्ट में आपको कोई सा भी एक केस देंगे क्वेश्चन में, जब आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करोगे ना, कंप्लीट क्वेश्चन जब करोगे पूरा, जब 6 नंबर का 8 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन में आपको कोई भी एक केस दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए किस केस में कौन सी एंट्री होगी। तो यदि ऐसा हो रहा है
तो जो पार्टनर पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो और जिसके बिहाफ में पे कर रहा है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे वो किसके बिहाफ में कर रहा है, जय के बिहाफ में कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे, जय के बिहाफ में कर रहा है तो भैया जय के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। टू पे कौन कर रहा है, विजय, तो विजय के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर, राइट? समझ में आया सभी को, आया कि नहीं आया? बिल्कुल। और क्या पे कर रहा है, खर्चा कितने का, 16,000 का। तो बस रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस जो है डिसोल्यूशन के वो हो गए 16,000। समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत परेशानी? सभी को समझ में आ गया बढ़िया तरीके में, क्लियर है? चलो तो ये अपनी बी वाले की 2 एंट्री हो गई हैं, राइट? चलो अब आओ सी। Now Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution and the work she was allowed and for this work she was allowed a remuneration of 7,000. Again उसको जो रेम्यूनरेशन है कितने का दिया, 7,000 का उसको रेम्यूनरेशन भी बोला कि यार आप काम करो, डिसोल्यूशन का पूरा कामकाज देखो, हम आपको 7,000 का क्या देंगे, रेम्यूनरेशन भी देंगे। ठीक है, नाउ अब इसमें हो क्या रहा है आगे, दीपा एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और दीपा जो है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करने के लिए रेडी भी है। नाउ एक्चुअल जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंस आए हैं वो 6,000 के आए हैं, है ना? उसको रेम्यूनरेशन 7,000 दे दिया, एक्सपेंस जो आया वो 6,000 आया। वो वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट, लेकिन उसने इसको पे जो किया वो बैंक अकाउंट से किया। कैसे पे किया, बैंक अकाउंट से किया। तो ये केस में क्या हो रहा है भैया कि दीपा को डिसोल्यूशन का काम दिया जिसके लिए इसको 7,000 हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और वह एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए रेडी भी हो गई है। और एक्सपेंसेस आए कितने, 6,000 के, पर जब एक्सपेंस आने का टाइम आया तो इनने बियर नहीं किए और वो फर्म के बैंक अकाउंट से दिए। तो भैया फर्म के बैंक अकाउंट से यदि आप दे रहे हो तो मतलब फर्म का ही तो पैसा कट रहा है, ठीक है? फर्म का ही पैसा कट रहा है भैया। तो इस केस में भी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 एंट्री कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहली एंट्री रेम्यूनरेशन की कर लो, पहली एंट्री जो 7,000 रेम्यूनरेशन दी है इसकी कर लो, तो वो सेम हो जाएगी, ठीक है? सेम रहेगी, सी की बिल्कुल सेम रहेगी। सबसे पहली एंट्री क्या, यही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट, है ना? दीपास कैपिटल अकाउंट कितना दिया है इसको रेम्यूनरेशन, 7,000 का, 7,000 का उसको रेम्यूनरेशन दे दिया। फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं और ये दीपा को दिया। अब दूसरी एंट्री देखो, एक्सपेंसेस है 6,000, आए हैं 6,000, पर वो फर्म के बैंक अकाउंट से गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया भैया, इन्होंने पैसा नहीं दिया, दीपा जी ने पैसा नहीं दिया, इनके बदले फर्म के बैंक अकाउंट ने दिया है। मतलब क्या हुआ इसका कि एक्सपेंसेस थे पार्टनर के लेकिन पे फर्म कर रहा है, क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से क्या मतलब फर्म ने किया। एक्सपेंसेस थे किसके, पार्टनर के, लेकिन पे फर्म कर रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्म पे कर रही है, फर्म के बैंक से तो पैसा गया तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बैंक अकाउंट को, और डेबिट में क्या लिखेंगे, जिस पार्टनर के बिहाफ में दिए हैं। तो दीपा के बिहाफ में दिए तो इसको डेबिट कर दो, राइट? दीपा के बिहाफ में दिए हैं तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, दीपा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने इसके बिहाफ में दिए हैं तो क्या लिखेंगे, दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हुआ क्या है, फर्म के बैंक अकाउंट से गए ना, और कितने गए हैं, पूरे 6,000, पूरे 6,000 आपके गए हैं। इज इट क्लियर, राइट? यहां तक समझ में आया सभी को? थर्ड वाली एंट्री समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, राइट? समझ में आया? देखो क्या किया हमने, बोला था कि रेम्यूनरेशन 7,000 देंगे, दे दिया। इन्होंने एग्री तो कर लिया था कि हाँ इस 6,000 के एक्सपेंस को मैं बियर करूंगी, मतलब जो भी डिसोल्यूशन का एक्सपेंस आएगा मैं बियर करूंगी, पर इन्होंने नहीं किया तो ये जो एक्सपेंस था वो फर्म को बियर करना पड़ा। तो इस हिसाब से हमने इसकी ये वाली एंट्री करी है। पहली तो जो उसको रेम्यूनरेशन दिया 7,000 का उसकी करी। दूसरी एंट्री हमने क्या करी है कि जो डिसोल्यूशन के खर्चे हैं वो फर्म ने अपने बैंक अकाउंट से दिए, इसलिए ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट से कट गया। लेकिन किसके बिहाफ में दिए, फर्म ने, खुद का वो नहीं था। फर्म के जो ये एक्सपेंस है डिसोल्यूशन के, ये किसी पार्टनर के थे, लेकिन किसने पे किए,
फर्म ने पे की ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? ए, बी और सी तीनों एंट्रीज ऐसे होंगी। क्लियर? राइट। अब किताब अपना कौन सा आएगा? डी आएगा। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको अपन नेक्स्ट उससे करेंगे। ये तो फिल हो गया है, ठीक है। चलो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यहां तक ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट एंट्री यहां से कराती हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी वाला, इसको रीड करते हैं अपन डी वाले को, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, देव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7500। अगेन अब एक पार्टनर है आपका देव नाम का, जिसने एग्री किया है कि भाई वो पूरा डिसोल्यूशन का काम देखेगा। कितने में देखेगा भैया? 7500 में देखेगा। He took away stock of the same amount as his commission। तो मतलब उसने बोला कि 7500 में पूरा काम देख लूंगा और जो 7500 उसको फर्म पे करेगी उसके बदले उसने क्या कर लिया? स्टॉक ले लिया। उसके बदले उसने स्टॉक ले लिया है ना। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको आप ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। अब मुझे बताओ इसका क्या होगा? ये मेरा आपसे सवाल है, बड़ा ही अहम सवाल है, और इसका मुझे आप उत्तर दे देना, और भैया सही देना, गलत तो देना ही मत, है ना। गलत तो देना ही मत। चलो गलत भी कैसा भी दो पर आंसर दो, ट्राई करो, है ना। सही भी दो तो भी चलेगा, गलत भी दोगे तो भी चलेगा, पर आंसर जरूर दो भैया। लो अब मैंने अपनी कंडीशन बदल ली, ठीक है, अपना मैंने मूड चेंज कर लिया। आंसर दो, सही गलत कैसा भी दो, पर कॉमेंट्स में मुझे जल्दी आंसर बताओ कि डी वाली चीज का हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करने वाले हैं। दिमाग लगाओ, कोशिश करो, समझो इस चीज को। तो देखो बेसिकली स्टॉक है आपके एसेट। स्टॉक क्या है? आपके एसेट है जिनको आप रियलाइज करोगे ना डिसोल्यूशन के टाइम। हर एक एसेट को रियलाइज करा जाता है, या तो आप बेच देते हो, या फिर आप किसी क्रेडिटर के हाथ लगा देते हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी पार्टनर को टेक ऑफ के लिए बोल देते हो कि भाई आप रख लो कैसे ना कैसे करके। तो देव खुद एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन का पूरा काम देख रहा है, और उसके लिए वो 75 रुपीज जो है वो कमीशन या रेम्यूनरेशन भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि फर्म किसी पार्टनर को यदि रेम्यूनरेशन देना है या कमीशन देना है तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? फर्म के नजरिए से यदि मैं आपको कहूं कि आप फर्म के नजरिए से देखो तो कोई भी रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को देना है, कोई भी कमीशन जो फर्म पार्टनर को दे रही है, वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए भैया ये जो कमीशन बन रहा है ना, ये 7500 या जो रेम्यूनरेशन बोल लो, ये उसके लिए फर्म के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। भाई फर्म की ये जिम्मेदारी है उसको देना, क्योंकि वो डिसोल्यूशन का काम पूरा संभाल रहा है। तो फर्म के लिए ये लायबिलिटी है जिसको वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर पे करती है ना। जब भी फर्म अपने पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे कर रही होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं ना। तो ये उसके लिए एक लायबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन है, एक बर्डन है कि उसको अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन या कमीशन देना है, क्योंकि वो डिसोल्यूशन का पूरा काम देख रहा है, राइट। तो ये उसके लिए लायबिलिटी थी। अब आपको देना तो था, पर आपने उसको क्या कर दिया है? स्टॉक देकर ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट। उतने ही अमाउंट का स्टॉक था आपका, स्टॉक भी 7500 का ही था, सेम अमाउंट का स्टॉक था, जिसको उसने टेक कर लिया, टेक अवे कर लिया, मतलब टेक ओवर कर लिया है। जो कमीशन लेना था 7500 का, उसके बदले उसने 7500 के स्टॉक ले लिए हैं। बात बराबर कर ली? बात बराबर कर ली। तो अब मुझे बताओ इसकी एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। यदि नॉर्मली कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं कि उसने कोई फर्नीचर ले लिया, कोई एसेट ले लिया। लेकिन यहाँ इसने एसेट लिया तो है, सेम अमाउंट का लिया है, लेकिन वो लायबिलिटी के बदले में लिया है ना। इसने शौक में ऐसे ही नहीं ले लिया कि चलो ठीक है आप मुझे ऐसे ही फर्नीचर दे दो। यदि ऐसे ही नॉर्मली लिया होता तो हम एंट्री करते, एंट्री बिल्कुल हम करते हैं इसकी, क्योंकि इस वजह से हमारे एसेट रियलाइज हो रहे होते हैं। पर यहाँ पे एक तीर से दो निशाने वाली कंडीशन आ गई, जो मैं आपको इतने दिन से बता भी रही हूँ, कई बार आपको पिछली क्लासेस में बताइए। एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। मैम कैसे लग रहे हैं? फर्म के लिए अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना या कमीशन देना एक लायबिलिटी बनती है, और आप लायबिलिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हो या सेट ऑफ कर रहे हो अपने एक एसेट को रियलाइज करके। तो मैंने क्या बताया? यदि एसेट रियलाइज भी हो रहा है और लायबिलिटी भी यदि आपकी पे ऑफ हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं, एक तीर से दोनों निशाने लग रहे हैं, कोई एंट्री नहीं होती।
कोई भी एंट्री नहीं होती, नो एंट्री इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी थी फर्म की, इसलिए यदि ये लाइबिलिटी नहीं होती ना फर्म की, और ऐसे ही यदि कोई पार्टनर जो है वो कोई किसी भी एसेट को टेक ओवर कर लेता है, करता है, पिछले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में करा भी है, जिसमें नॉर्मली कोई पार्टनर जो है वो 50,000 के फर्नीचर ले लेता है कि 10% के डिस्काउंट पे, या नॉर्मली वो कुछ ले लेता है, किसी लाइबिलिटी के बदले नहीं लेता, राइट। नॉर्मली यदि लेता है तो उस केस में हम एंट्री करते हैं, क्योंकि वो लाइबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर रहा होता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये लाइबिलिटी थी, फर्म को पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना था, वो उसके लिए बर्डन था, वो लाइबिलिटी थी जिसको हमने उतने ही अमाउंट के, जितने की लाइबिलिटी थी 7500 की थी, और सेम अमाउंट का एक स्टॉक जो कि एक एसेट है वो देकर हमने सेट ऑफ कर लिया। तो एक तीर से दो निशान कैसे, एक आपकी लाइबिलिटी भी पे हो गई और एक स्टॉक आपका जो एसेट था ये भी रियलाइज हो गया, ये भी क्या हो गया, रियलाइज हो गया। क्वेश्चन में आगे दिया भी है, देखो, जिस स्टॉक को हमने ऑलरेडी कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिख चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं। क्लियर, राइट। तो एक तीर से दो निशान जब भी होते हैं, जब भी एक तीर से दो निशान लगते हैं, कोई एंट्री नहीं होती, तो इस पर्टिकुलर केस में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। समझ आया, समझ में आया, राइट। क्लियर है सभी को, राइट। तो यदि हम डी बोले, देखो अभी हमने यहाँ तक कर लिया, चाहे तो इसके नीचे ही कर सकते हैं, हम सी के नीचे ही कर लें, छोटा सा तो है क्योंकि इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो डी का आप लिख देना भैया नो एंट्री। और यदि आपको क्वेश्चन के आखिर में नोट्स में लिखना भी है तो आप लिखना, एग्जाम में भी लिखना कि हमने इसकी एंट्री क्यों नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फर्म की लाइबिलिटी भी पे हो रही है और एसेट भी रियलाइज हो रहे हैं, और जब दोनों चीजें एक साथ होती है तो हम कोई एंट्री नहीं करते। क्लियर है भैया, समझ आया कि नहीं आया? यदि आ गया है तो लाइक शेयर कर दो फटाफट, यदि समझ आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कर दे, सभी स्टूडेंट्स कर दे, क्योंकि अभी आगे और भी है, इसके बाद 2 पॉइंट्स और बचे अपने, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। चलो, तो ये हो गया डी। अब आओ नेक्स्ट, डी के बाद आएगा आपका ई को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, जीव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10,000। कमीशन और रेम्यूनरेशन बात बराबर है, कंफ्यूज मत होना, या तो किसी को कमीशन दे रहे हो या रेम्यूनरेशन दे रहे हो, बात बराबर है, राइट। तो यहाँ पे भी जीव नाम का एक पार्टनर है जो अगेन डिसोल्यूशन का पूरा काम देख रहा है, पूरा काम संभाल रहा है, जिसके लिए आप उसको 10,000 रुपए का फर्म जो है वो कमीशन दे रही है। नाउ ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, भी उसके लिए भी वो रेडी है ना। नाउ एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय जीव वर 12,000, जीव ने 12,000 के डिसोल्यूशन के लिए जो खर्चा है वो पे भी करा है, उसको मिला 10,000 का है कमीशन, और उसने एक्सपेंसेस 12,000 के पे करे हैं। These expenses were paid by जीव by drawing कैश फ्रॉम द फर्म। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंसेस उसने पे करे ना 12,000 के, ये कहाँ से करे, उसने खुद के पैसे से नहीं किए, उसने ड्राइंग करी है कैश में, फर्म से उसने पैसा निकाला, फिर जाके उसने एक्सपेंसेस पे करे हैं, कैश में ड्राइंग करी, समझ रहे हो ना, मतलब फर्म का पैसा उसने लिया है, राइट। अब इसको ड्राइंग क्यों बोला है, यहाँ पे उसने ड्राइंग क्यों करी है कैश की, क्योंकि ये उसके खर्चे थे, उसने एग्री किया था ना कि वो पे करेगा, उसका ये पर्सनल खर्चा बन रहा था, पर अब वो बिजनेस का पैसा लेके उसके पर्सनल खर्चे ही तो पूरे कर रहा है, इसलिए उसने ड्राइंग करी है, कैश में पैसा निकाला है फर्म से ताकि वो इस खर्चे को पूरा कर सके। समझ में आया सभी को? तो अब देखो, इस केस में भी हम 2 एंट्री कर सकते हैं, एक तो जो उसको रेम्यूनरेशन मिला है इसकी कर दे, और दूसरा जो उसने पे करा है इसकी भी कर देंगे। वैसे तो यदि ये पे करता तो एंट्री नहीं होती, पर भैया ये फर्म का अमाउंट यूज करके कर रहा है तो इसकी बेशक हम एंट्री करेंगे। समझ गए? क्लियर है? तो देखो, ये जो उसने कमीशन लिया या रेम्यूनरेशन लिया, इसकी पहले एंट्री करते, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, डी ई, कौन सा नंबर है ये, ई नंबर है ना, चलो। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है, जीव, जीव कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स। और कितना है इसको, 10,000, राइट, 10,000 का हमने इसको दिया भी है, 10,000 का क्या दिया है, रेम्यूनरेशन या कमीशन, है ना, जो भी आपको बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कहानी समझो, नेक्स्ट कहानी क्या बोली है, उसने 12,000 का जो पे किया है वो फर्म से उसने विड्रॉ करके किया है,
तो फर्म से यदि विड्रॉ किया तो भैया फर्म का कैश गया ना, तो फर्म का कैश गया, फर्म का कैश गया तो वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पर डेबिट में कौन होगा, डेबिट में कौन होगा, जिस पार्टनर ने उसको किया है या उसकी ड्राइंग करी है, तो कौन सा पार्टनर है, जीव, तो इसी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि इसी ने तो ड्राइंग करी है, कैश तो इसी ने निकाला है। ठीक है, तो इसकी ये पहली एंट्री है और इसकी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्म का कैश कम हो गया है इसीलिए, कितना, 12,000 का। इज इट क्लियर भाई, एंट्री समझ में आई, आई कि नहीं आई, क्लियर, ये वाली एंट्री सभी को समझ में आई है कैसे हमने किया है, राइट। पहले उसको रेम्यूनरेशन या जो कमीशन मिला वो हमने शो कर दिया, फिर उसने क्या किया, फर्म के ही कैश से वो पे कराए तो उसकी हमने इस तरीके से एंट्री करी है क्योंकि फर्म का कैश तो कम हो गया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर है, लाइन क्लियर है सभी की, ये हो गया। अब आओ लास्ट, अ डेटर ऑफ 8,000 already transferred to realization account agreed to pay the realization expenses of 7,800 in full settlement of his account। ये मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा क्या, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या, जो करेगा वो हीरो बनेगा, मतलब अकाउंट्स का हीरो, फिल्म इंडस्ट्री का हीरो नहीं, अकाउंट्स का हीरो बनेगा। बताओ, बॉलीवुड हीरो नहीं भाई, अकाउंट्स के हीरो की बात कर रही हूं मैं। जल्दी जो मुझे ये एक्सप्लेन कर देगा कमेंट्स में या इसका बता देगा कि इसका क्या होगा, वो हीरो बनेगा। जरा दिमाग लगाओ अपना, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, जल्दी यूज योर ब्रेन, माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, समझो। देखो मैं आपको रीड करूं, अ डेट, अच्छा रीड कर तो दिया है भाई, अंडरलाइन भी कर दी है मैंने चीजें। बताओ बताओ क्या करना है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, नहीं तो फिर मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगी। जल्दी दिमाग लगाओ भाई, लग रहा है दिमाग, नहीं लग पा रहा क्या, रुक जाओ, देखो मैं समझाती हूँ। देखो एक डेटर है अपने, डेटर मतलब अपना एसेट है। डेटर कौन होता है, एसेट होता है ना। कितने का है वो, 8,000 का एसेट है अपना एक तरीके से, ठीक है। ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम रियलाइज करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, हर एक एसेट को रियलाइज किया जाता है, तो इनको भी हमने रियलाइज करा होगा, डेबिट साइड पे इनको भी रिकॉर्ड करा होगा, इनको भी हम रियलाइज करना चाहते हैं कि भैया इनको भी निकाल दें, कैसे ना कैसे करके इनको भी हटा दें, सब कुछ रियलाइज करना है। नाउ एग्री टू पे, अब ये जो है ये एग्री है, डेटर एक व्यक्ति होगा ना, डेटर मतलब एक इंसान है जो एग्री हो गया है पे करने के लिए हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कि 7,800 के हैं, वो भी फुल सेटलमेंट में, मतलब हमें इससे 8,000 लेने थे। और ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं ना बच्चों, ये जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं, ये क्या है, लाइबिलिटी। आप मुझे बताओ, आपके फर्म के जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो लाइबिलिटी है, जो कितने की है, 7,800। अब हो क्या रहा है, आप डेटर जो कि एक पर्सन है, आपका एक एसेट है, आपको इससे 8,000 लेना था, डेटर से 8,000 लेना था, और एक लाइबिलिटी है 7,800 की जो आपको पे करनी थी। तो अब इस केस में हुआ क्या, वो जो डेटर है वो आपका रेडी हो गया है कि वो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे कर देगा फुल सेटलमेंट में, है ना। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब उससे 8,000 लेने थे, तो अब हम उससे लेने की बजाय क्या बोल रहे हैं कि एक काम करो, आप हमें पैसा मत दो, आप हमें 8,000 मत दो, आप हमारे ये जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है ना, इसको पूरे कर दो, आप इसको पे कर दो, आप हमें पैसा मत दो, डेटर भाई साहब आप हमें 8,000 मत दो हमें, लेकिन हमारे ये जो एक्सपेंसेस है ना, आप इनको पे कर दो। तो ये तो खुशी खुशी कर देगा, क्योंकि इसको तो 8,000 पे करने थे, यहाँ तो केवल 7,800 पे करना पड़ रहा है, 200 का फायदा है ना इसको, तो ये तो खुशी खुशी हाँ कर देगा, बोलेगा बिल्कुल ठीक है, आप मुझसे पैसा मत लो, मैं आपके खर्चे मैं पूरे कर दूंगा। समझ गए। तो भाई आप भी खुश हो गए। आप क्यों खुश हो गए, क्योंकि आपके एसेट भी रियलाइज हो गए, आपकी लायबिलिटी भी पे हो गई। एक तीर से दो निशान, इस केस में क्या करते हैं जल्दी से कमेंट्स में बताओ। जब भी एक तीर से दो निशान लगते हैं मतलब आपका एसेट भी रियलाइज हो गया, आपकी लायबिलिटी भी पे हो गई। इस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं जल्दी से कमेंट्स में बताओ। तो आप भी खुश हो गए, आपके दोनों काम हो गए, और ये जो पर्सन है डेटर ये भी खुश हो गया, क्योंकि इसको यहाँ पे 200 रुपए कम देने पड़ रहे हैं ना, 200 रुपए इसको कम देने पड़ रहे हैं, तो भाई ये भी खुश हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे,
राइट, क्लियर, सबकी लाइन क्लियर हो जाएगी। आपको भले यहाँ पे 200 का घाटा है, पर आप सोचोगे ठीक है यार, अब डिसॉल्व ही कर रहे हैं, जैसे तैसे कम से कम पैसा तो निकल जाएगा और एक खर्चा भी हमारा पूरा हो जाएगा। इनसे हम पैसा भी ले लेंगे और ये जो एक्सपेंसेस है ये भी हमारे पूरे हो जाएंगे। राइट, क्लियर। तो डेटर से जिससे 8000 लेने थे आप उससे नहीं ले रहे हो, बल्कि उसको बोल दिया है कि यार हमारे एक्सपेंसेस इतने के, ये पूरा कर दो आप। तो मतलब एसेट भी रियलाइज, लाइबिलिटी भी पे हो गई। एक तीर से दो निशान जब भी लगते हैं हम कोई एंट्री नहीं करते। राइट, एक तीर से दो निशान का मतलब कोई एंट्री नहीं होगी इस पर्टिकुलर केस में। राइट, तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख देना एफ में नो एंट्री। और क्यों नहीं करेंगे एंट्री, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आया कि नहीं आया आप क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का समझ में आया ना भैया अच्छे से? राइट, कैसे क्या किया, क्यों किया, कैसे क्या, एवरीथिंग। राइट, तो भैया इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि एक तीर से दो निशान है, एसेट भी रियलाइज हो गया और लाइबिलिटी की लाइबिलिटी भी पे हो गई, सब काम हो गया अपना, अपन भी खुश, सामने वाला भी खुश। क्लियर? राइट, तो चलिए फिर ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व। पूरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है। आप ले लीजिए पहले इसके स्क्रीनशॉट। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चालू करो फटाफट। डन। और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन है, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन स्टूडेंट्स, ले लिया सभी ने? चलिए तो भाई इसी के साथ अपने टोटल 11 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड अपन ने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करी है, कैसे एसेट को, लाइबिलिटीज को कैसे क्या करते हैं, एंट्रीज कैसे होती है। अब क्वेश्चन में होता क्या है, जो आपको पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा ना 6 नंबर का, इसमें आपको अकाउंट्स भी बनाने रहेंगे, कैलकुलेशंस भी करने रहेंगे, वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री भी शायद आपसे पूछ लें। तो वहां पे स्टूडेंट्स होता क्या है, इनमें से कोई सा भी एक केस दे देंगे उठा के, या तो ये दे देंगे या ये, या मतलब कुछ भी इनमें से पॉसिबल है। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बेसिकली ये है कि जब एक पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए रेम्यूनरेशन भी लेता है और एक्सपेंसेस को या तो बियर कर रहा है, नहीं कर रहा है, फर्म के अकाउंट से कर रहा है, किसी और पार्ट। अभी देखो हमने यहाँ पे कितने सारे केसेस देखे, कितने सारे केसेस हमने देख लिए कि यहाँ पे पार्टनर बियर भी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ में बियर कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, हाँ, बैंक अकाउंट से, फर्म के बैंक अकाउंट से वो एक्सपेंस बियर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, किसी एसेट को लेकर वो रेम्यूनरेशन, मतलब वो कर रहा है कि रेम्यूनरेशन के बदले किसी एसेट को ले रहा है। या फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सपेंसेस है वो फर्म के कैश में कर रहा है बियर, या फिर मतलब फर्म के कैश को यूज करके उसको पे कर रहा है। या फिर यहाँ पे हमने क्या देखा लास्ट में, अभी जो नो एंट्री वाला केस। तो ये अलग अलग है, एक ही सब्जेक्ट, मतलब है एक ही टॉपिक, पूरा एक ही टॉपिक है जिसमें पूरा डिसोल्यूशन ही है, पार्टनर ही है, हर एक पार्टनर जो अलग अलग तरीके से आपको बताया कि कैसे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को सेटल करते हैं। हर एक पॉइंट में, हर एक चीज में आपको अलग अलग कंडीशंस दी हैं, अलग अलग केसेस हमने देखे। तो क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई एक जरूर आएगा, राइट, इनमें से कोई भी एक आपको दे देंगे और आपको फिर सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसको एंट्रीज देख ली कि हर एक केस में कैसे एंट्रीज करनी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने यहाँ तक पूरे अपने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज के, रियलाइजेशन अकाउंट के से रिलेटेड पूरी जर्नल एंट्रीज अपन ने देख ली है। अब आपका काम है रिवाइज करना है इसको, आज आपका होमवर्क है, आप सभी इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पर अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभी तक उस अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेना, शायद आप लोग फॉर्मेट यदि भूल गए होंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट की जो क्लास करवाई थी वहां पे मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था। तो एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट रिवाइज करके आना, सीख कर आना, फिर हम कल डायरेक्टली उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया, फॉर्मेट भी आपको दिखा दिया था, आपको सिखा दिया था कैसे क्या डेबिट क्या क्रेडिट, कैसे एसेट्स को रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कौन से साइड करना है, वो सब हम सीख चुके हैं। इवन एंट्रीज में भी मैंने कई बार ये चीज रिपीट करी है। ओके, तो क्लियर है। आज की क्लास को सब लाइक शेयर करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने ये पूरे 11 क्वेश्चंस जो थे इनमें डिस्कस करी है, राइट। तो एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, कोई डाउट मत रखना अपना, यदि कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना।
क्लियर, राइट? समझ में आ गया सभी को? तो फिर क्लास को हम लोग वाइंड अप करें, है ना? आज हमने बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, तो रिवाइज जरूर करना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए रेडी रहना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हम लोग फाइनली अगली क्लास में सीखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट, ओके। तो चलिए फिर अपन अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। कनेक्टेड रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में भी सभी को ज्वाइन होना है, जो कि यही अपने प्लेटफॉर्म पर रहेगी, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है। एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा देखो वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को और बेहतर कर सको। और क्रैश कोर्स हम आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको देखना है, आप यूट्यूब चैनल पे जाना, सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको पूरी इस तरीके से हमारा चैनल मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर से रिलेटेड हर टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा और काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट? तो सब्सक्राइब कर देना, या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज। अदरवाइज हमारी वेबसाइट से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप लोग यूज़ करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो, ओके? और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर चेक ज़रूर करिएगा और आप चाहें तो अवेल भी कर सकते हैं। लाइक शेयर सभी को करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना भैया चैनल को, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, तो बस बने रहना चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।